नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं आप सभी से आज के वीडियो में बात करने वाला हूं तीन एएमसी कंपनियों के बारे में कि आखिर कौन सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी हो सकती है। क्योंकि हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं स्टॉक मार्केट में तीन एएमसी बड़ी कंपनियां जो है वो स्टॉक मार्केट में फिलहाल आपको लिस्ट होती हुई दिखाई देती है। सबसे पहले और सबसे बड़े स्टॉक्स के अगर हम बारे में बात करते हैं तो पहला नाम निकल के जो आता है वो है एचडीएफसी ग्रुप की एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और दोस्तों यहाँ पे इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बहुत ही बड़ा और बड़ा तगड़ा नाम है, एक अच्छे ग्रुप की पेरेंटेज कंपनी है। तो यहाँ पे आप अगर देखते हैं जब कभी भी तो इस स्टॉक ने एक अच्छे रिटर्न बना के दिए थे जब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग हुई थी, लेकिन उसके बाद पिछले एक आध दो साल से यहाँ पे कोई खास बड़े रिटर्न बनते हुए फिलहाल दिखाई नहीं दिए। फ्राइडे के सेशन में अगर देखें तो इस स्टॉक की जो क्लोजिंग आती हुई दिखाई दी थी 2934 के आसपास देखने मिली थी। लगभग लगभग 1.35% की गिरावट के साथ स्टॉक कामकाज कर रहा था। 52 वीक हाई रेंज अगर आप देखते हैं तो पिछले साल यहाँ लगभग 3446 रुपए तक के हाई लगे थे और 1962 रुपए का लो जो था वो भी इस स्टॉक ने टच किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार यहाँ पे आपने देखा था कि जिस तरीके से कोरोना का क्रैश आया था वहां गिरावट देखने मिली थी, लेकिन इस कंपनी की जो कमाई है लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। जब आप यहाँ पे मार्केट कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे 62,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप दिखाई देता है और कहीं ना कहीं इसका बीटा भी आपको 0.78 का देखने मिलता है। यानी निफ्टी की तुलना में इसमें मूवमेंट जो है फिलहाल अभी के टाइम पे कम देखने मिलती है कि निफ्टी जितना मूव करता है उसके हिसाब से इसकी जो मूवमेंट होती है उससे कम होती है। यहाँ पे आप इस देख सकते हैं पी रेशियो यहाँ पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसकी पी की हम बात करेंगे किस तरीके से इसका पी रेशियो आता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं चार्ट पे जाके कि इस स्टॉक के किस तरीके के लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हुए दिखाई देंगे, चार्ट को अगर फुल स्क्रीन में करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा था कि पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे एक निचले लेवल से तेजी आई थी 2100 से स्टॉक 3300 3350 तक के लेवल छूता हुआ दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद जो जनवरी के सेकेंड हाफ में गिरावट देखने मिली थी तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी थी और उसके बाद रिकवरी में से स्टॉक ने उतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखते हैं तो एक छोटी सी रेंज में स्टॉक कामकाज करने की कोशिश कर रहा है। 2900 से 3100 की रेंज में ही स्टॉक मोटा मोटी कामकाज कर रहा है। उसमें भी अगर एक दिन की क्लोजिंग को हटा दी जाए 8 फरवरी की तो ये 3000 से 2900 के बीच में ही टाइम पास करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसके लिए जो दो इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे जब देखते हैं थोड़ा जूम करके इस स्टॉक को तो जो इसकी प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसी के आसपास जाकर कहीं ना कहीं स्टॉक एक बार अटकने की कोशिश कर रहा है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विंग टॉप था मार्च के आसपास का पिछले साल का, उस लेवल के आसपास ये स्टॉक आया था और यहाँ पे वहीं से जाके इसमें गिरावट देखने मिली। तो ये स्टिक रेजिस्टेंस जो होता है उसका रूप में कामकाज करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर ये लेवल यहाँ पे पार होता है 3350 3400 के आसपास का, इसके ऊपर जाता है, अगर स्टॉक किसी भी कारण से आगे चल के अगर तेजी बनती है स्टॉक में, तो ये लेवल के पार निकलने के बाद इसके जो मिनिमम टारगेट्स हो सकते हैं वो इसके प्रीवियस हाई जो कि 3800 के आसपास हो सकते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक है आने वाले कुछ सालों में ये स्टॉक डबल भी हो जाएगा तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि इस स्टॉक में वो दम है जो कि ये आपको डबल होता हुआ दिख सकता है। प्रेजेंट लेवल से भी ये स्टॉक वहां से डबल आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। नीचे की तरफ सपोर्ट या स्टॉप लॉस के अगर हम कुछ लेवल की बात करते हैं तो 2900 के आसपास एक लेवल है जहां पे आपको थोड़ा सा एक सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। और अगर यहाँ से गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं एक बार ये स्टॉक फिर से 2800 रुपए के लेवल के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो 2800 से 2900 एक वो जोन होगा जहाँ पे इसमें एक एक्यूमुलेशन का चांस लिया जा सकता है कि यहाँ पे आप उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर किन्हीं कारणों से किसी कोई गिरावट अगर मार्केट में कंटिन्यू होती है, इन स्टॉक्स में भी कभी गिरावट होती है, तो 2800 से 2900 एक वो लेवल हो सकता है जहां एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन आ सकता है। क्योंकि आप अगर देखेंगे नीचे से तो ऊपर से भी अगर आप देखते हैं 3300 3350 से तो ऑलमोस्ट 2900 तक का लो छू चुका है, यानी कि इसने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट भी जो है ऊपर से लगभग जो 38% के आसपास तक का रिट्रेसमेंट माना जा सकता है वो इस स्टॉक ने ऊपर से दिखा दिया है कहीं ना कहीं। तो अगर अब यहाँ से घूमना है तो ये बहुत अच्छा जगह है जहां से स्टॉक घूम सकता है। और अगर कोई गिरावट भी आती है तो 2800 से 2900 की वो जो रेंज होगी वो एक अच्छा खासा यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन माना जा सकता है, जहां पे स्टॉक अगर आता है तो एक बार बाइंग करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पे एक्यूमुलेट करें। और उसके बाद कभी भी रिकवरी ऊपर आती है तो 3400 के ऊपर जाने के बाद इस स्टॉक में एक बहुत ही शानदार जो तेजी है वो बनती हुई इन फ्यूचर दिख सकती है। लेकिन जब आप इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो आपको इस कंपनी में एक लगातार ग्रोथ देखने मिलेगी, चाहे आप प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में बात करें, चाहे आप रेवेन्यू के टर्म्स में बात करें, या फिर आप बात करें इस कंपनी के ईपीएस के टर्म पे।
जैसे भी आप कभी भी यहाँ देखते हैं तो इस कंपनी की कमाई जो होती है इसके ईपीएस से मानी जाती है कि किस तरीके की ईपीएस वो जो है हर साल क्लॉक कर रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है वो लगातार एक अपवर्ड डायरेक्शन में। मार्च 2016 में 23 रुपए के आसपास की ईपीएस थी, 17 में बढ़ के वो 27 रुपए 33 पैसे हो गई, 2018 तक वो बढ़ के लगभग 34 रुपए 52 पैसे, मार्च 19 तक ये बढ़ के 43.87 होता हुआ दिखाई दिया और मार्च 2020 तक ये बढ़ के ऑलमोस्ट 60 रुपीज़ के आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जिस तरीके से अभी भाव चलता हुआ दिख रहा है 2934 रुपए के आसपास का, अगर आप इस भाव को मार्च 2020 तक की ईपीएस के हिसाब से भी अगर एडजस्ट करके इसके पी निकालने की कोशिश करते तो ऑलमोस्ट 49-50 के आसपास के पी रेशियो पे आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो कोई उतना खास बड़ा महंगा वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि बाकी आपने कंपनियों को देखा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं या दूसरी अदर कंपनियां जिनके कारोबार में एक अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई दिखाई देती है, तो वहाँ पे आपको एक तगड़ा वैल्यूएशन, तगड़ा पी रेशियो देखने मिलता है। यहाँ पे भी आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों से तो जो ग्रोथ है वो मोर देन 20-30% की एवरेज से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है कि अगर कोई भी कंपनी 20-25% की दर से अगर कामकाज कर रही है, सीएजीआर ग्रोथ ले रही है, तो 3 साल में वो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो जाता है रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे मानते हैं तो अगर आज भी हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि अगर 2021 में है हम अभी, तो 2024 तक आपको ये स्टॉक हो सकता है डबल होता हुआ दिखाई दे, तो भी कोई गलत चीज़ नहीं है। जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड चल रहा है, माना जाता है जब बुल रैली आती है तो कोई भी स्टॉक जो होते हैं वो 2 गुना 3 गुना 4 गुना होने तक का भी दम रखते हैं। तो यहाँ पे अब वो कितनी तेजी आएगी अपसाइड में, क्या रेंज हो सकती है किसी स्टॉक की, उसको यहाँ पे थ्योरेटिकली बात करना आसान नहीं होता। लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे स्टॉक की, इसी ग्रुप के निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि नेम इंडिया के नाम से आप इस स्टॉक को जानते हैं। कल के दिन यहाँ पे लगभग 3.5% की गिरावट देखने मिली 333 के आसपास, और यहाँ पे भी इसका 52 वीक हाई जो है ऑलमोस्ट 453 के आसपास का, तो ऊपरी लेवल से अभी भी बहुत नीचे कामकाज कर रहा है स्टॉक। लेकिन अगर हम इस स्टॉक के वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो वैल्यूएशन वाइज आपको ये स्टॉक अभी भी कंपैरेटिवली अपने पीयर्स के मुकाबले सस्ता देखने मिलता है। 39 के पी के आसपास स्टॉक अवेलेबल है, पी रेशियो 44 है सेक्टर का, तो उसके मुकाबले सेक्टर पी से नीचे है। मार्केट कैप भी आपको लगभग 20,500 करोड़ के आसपास की देखने मिलती है। डिविडेंड यील्ड इसकी लगभग 1.5% के आसपास है। प्राइस टू बुक भी आप देखते हैं यहाँ पे तो 8 टाइम्स में ये स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हम यहाँ पे चार्ट पे बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चार्ट पे लेवल आता हुआ दिखाई देगा, तो पिछले साल जो गिरावट थी यहाँ पे बहुत शार्प हुई थी, लेकिन उसके बाद जब रिकवरी की हम बात करें तो अभी भी इसमें उस लेवल की रिकवरी नहीं आई है। यानी कि अभी भी इस स्टॉक में अगर अब इसके पुराने हाई तक भी जाने की कोशिश होता है तो भी यहाँ से आपको 30 से 40% का जो रिटर्न बनता दिख सकता है। चार्ट में एक बहुत बड़ा गैप जो था पिछले साल मार्च में बना था, लगभग 384 से लेकर के अगर आप यहाँ देखते हैं 354 तक का 20 से 30 रुपए का जो गैप बचा था, वो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस टारगेट भी माना जा सकता है कि अगर यहाँ पे मिनिमम ये गैप भी फिल होता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब 380 के रेंज में जाने के लिए एक बार कहीं ना कहीं तैयार हो रहा है। किसी भी स्टॉक में जो गैप होता है चार्ट में जो बना होता है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, क्योंकि वहां पे आपने देखा जब कभी गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है तो चार्ट पे आपको एक गैप बनता हुआ दिखाई देता है। यानी कि वहां पे किस तरीके का प्रेशर या किस तरीके की डिमांड है वो यहाँ पे शो होता है। जब इतना बड़ा गैप नीचे की तरफ बना मतलब बहुत ही बड़ी सेलिंग के साथ यहाँ पे स्टॉक जो था वो नीचे की तरफ आया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत से जो लोग फंसे होंगे तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकता है। जब ये गैप फिल होगा तो आपको एक नए हाइस की तरफ ये स्टॉक फिर इन फ्यूचर जाता हुआ दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म में अगर हम यहाँ देखें तो 2018 के आसपास यहाँ पे इसके लिस्टिंग दिखाता है और उसके बाद इस स्टॉक में करेक्शन आई थी और उसके बाद फिर निचले लेवल से अगर आप देखते हैं 120 से स्टॉक लगभग 460 रुपए तक आता हुआ दिखाई दिया था। तो एक बहुत ही शानदार जो तेजी थी वो इस स्टॉक में नीचे से बनी थी, लेकिन अब ये स्टॉक फिर कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है। टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा हो चुका है। इस स्टॉक में अगर हम बात करते हैं तो तेजी की जो शुरुआत है यहाँ से अभी 333 के आसपास है। कल के दिन यहाँ पे जिस तरीके से गिरावट देखने मिली फ्राइडे को, अगर ये स्टॉक 345 के लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर यहाँ पे एक नया तेजी का जो माहौल है वो आपको बनता हुआ दिखाई दे सकता है चार्ट पे। लेकिन अगर स्टॉक में कोई गिरावट आनी है तो 320 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी माना जा सकता है कि अगर 320 के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल होता है तो एक अच्छा सपोर्ट लेवल माना जा सकता है। पिछले कई दिनों से स्टॉक एक छोटी सी रेंज में ही कामकाज करे तो कोई खास बड़ा जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा बनता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर 345-350 का लेवल यहाँ निकल जाता है तो एक अच्छा खासा जो अपमूव है अपसाइड में वो आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। बहुत ही शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको ये लगभग 380-390 तक के लेवल भी जो है इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं बात करते हैं तीसरे स्टॉक के बारे में,
यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यूटीआई एएमसी के नाम से हम इसको जानते हैं। बहुत ही पुराना नाम है, लेकिन अभी अभी कुछ ही दिनों पहले इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको देखने मिली, 2-3 महीने पहले। 555 रुपये के आसपास का इसका कुछ इशू प्राइस था, जहां तक मेरा अंदाजा है। तो वहां पे इसकी ओपनिंग जो हुई थी, लिस्टिंग जो हुई थी, वो डिस्काउंट पे हुई थी। और उसके बाद यहाँ पे जो लो लगे थे ऑलमोस्ट 471 के आसपास तक के लगते हुए दिखाई दिए थे। और इसका जो हाई लगता हुआ दिखाई दिया 595 रुपीज़ के आसपास का लगता हुआ दिखाई दिया। अभी रिसेंटली कल की क्लोजिंग जो थी 584 के आसपास थी। कल देखा हमने कि किस तरीके से एक मार्केट में गिरावट देखने मिली थी फ्राइडे सेशन में। नेम इंडिया हो चाहे HDFC AMC हो, वहाँ गिरावट थी, लेकिन ये स्टॉक 3% की शानदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो टारगेट से थोड़े ऊपर की तरफ आपको देखने मिल सकते हैं। मार्केट कैप मात्र 7,400 करोड़ के आसपास का आपको यहाँ पे देखने मिलता है, यानी कि छोटा का मार्केट कैप है HDFC AMC, या फिर आप इसको कंपेयर करते हैं नेम इंडिया के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ बात करते हैं प्राइस टू बुक की, तो 218 रुपये इसकी प्राइस टू बुक है, और 2.67 की प्राइस टू बुक पे अगर ट्रेड कर रहा है तो बहुत ही सस्ता माना जा सकता है इसको एज कम्पेयर टू HDFC AMC या नेम इंडिया के मुकाबले। लेकिन अगर इसको चार्ट पे हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लंबा चार्ट देखने नहीं मिलेगा। ऑलमोस्ट 14 अक्टूबर 13 अक्टूबर के आसपास यहाँ पे इस स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई थी, और उसके बाद से स्टॉक एक अपर ट्रेंड, अपर चैनल के आसपास ही कामकाज कर रहा है। नीचे में इसने कंसोलिडेट किया था एक आध महीने, उसके बाद जब यहाँ ब्रेकआउट आया तो बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद अब अपवर्ड डायरेक्शन में स्टॉक कामकाज कर रहा है। लेकिन कल की जो क्लोजिंग हुई वो बहुत ही पॉजिटिव क्लोजिंग कही जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे अब तक की जो हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल है वो आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को देखने मिले 584 के आसपास के। इससे पहले की जो हाईएस्ट क्लोजिंग थी वो कहीं ना कहीं 580 रुपीज़ के आसपास की थी। तो यहाँ पे एक हल्का ब्रेकआउट माना जा सकता है। अगर आप यहाँ पे इसको लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करके जब देखेंगे, अभी कैंडल में आपको देखने मिलेगा कि 595 के आसपास का इसका 52 वीक हाई है, तो वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। लेकिन अगर क्लोजिंग बेसिस पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है। तो सोमवार के सेशन में यहाँ पे आपको एक अच्छे खासे अप मूव अगर दिखते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और वो एक क्लियर कट ब्रेकआउट होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है, ऊपर की तरफ तेजी आती है, तो फिर 580 590 वो रेंज होगी जहां पे इस स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो उस कंडीशन में फिर यहाँ पे आप उसमें स्टॉक में एक्यूमुलेशन की ट्राई कर सकते हैं। और इस स्टॉक में जो फ्रेश मंदी है उसकी गिरावट की बात करते हैं, वो 550 रुपये के मिनिमम लेवल्स के टूटने, 560 से 550 का अगर ये लेवल तोड़ देता है नीचे की तरफ, तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने मिल सकती है। उस कंडीशन में स्टॉक फिर कहीं ना कहीं 530 540 की रेंज में एक बार जा सकता है, जहाँ पे उसको एक मल्टीपल सपोर्ट जो है वो बनता हुआ दिखाई दिया है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने यहाँ पे रडार पे रख सकते हैं। तो तीनों ही कंपनियां अपने आप में एक अच्छी कंपनी है। डिपेंड ये करता है कि ग्रोथ का मोमेंटम किधर ज़्यादा है, जिसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होगी वहाँ पे आपको जो रिटर्न के चांसेस है वो ज़्यादा बनते हुए दिखाई देंगे। ग्रोथ के मोमेंटम के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो तीनों कंपनियों में किस तरीके की ग्रोथ आती है उसको आप खुद स्वयं एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे उम्मीद थी कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि किस तरीके से तीनों के कारोबार है, किस तरीके से चार्ट में किसके क्या टारगेट्स लेवल है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।